वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टैरो कार्ड के ऊपर कि टैरो कार्ड क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, और क्या हम लोग टैरो कार्ड से अपनी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, अपने बारे में कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर हमको हर बार एक टैरो कार्ड स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए अपनी टैरो रीडिंग करने के लिए, या जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है उसके सॉल्यूशन के लिए हम टैरो कार्ड से किस तरह से हेल्प ले सकते हैं। और ये सभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज हमारे साथ अवेलेबल हैं मोनिका मैम। वेलकम बैक मोनिका जी, आपका स्वागत है कॉस्मिक विजडम विद शिवम। नमस्ते जी। राधे राधे जी। थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू सो मच या। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंस हियर एंड आज जो डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे पूरा टैरो के रिलेटेड, हम अपने पूरे डिस्कशन को रखेंगे। हम हमारे जी चैनल पर अगर आपने देखा हो तो व्यूअर्स को काफी इंफॉर्मेशन देते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, चाहे न्यूमरोलॉजी हो चाहे टैरो हो, और इस तरह की जो भी ऑकल्ट के रिलेटेड मॉडलिटीज हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। और हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं कि वो आकर के काफी डिटेल में हमको इन डेप्थ एजुकेट करें कि किस तरह से अलग अलग मॉडलिटीज काम करती हैं। तो आज पहले स्टार्ट करते हैं मैम आपके बारे में जानने से कि आप किस तरह से टैरो में आई, किस तरह से आप ऑकल्ट के फील्ड में आई, इससे पहले आप क्या करते थे, एंड अभी तक की जर्नी आपकी किस तरह से रही। जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू। मैंने देखे हैं आपके पॉडकास्ट, आप काफी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट बनाते हैं और कोशिश करते हैं ना उस टॉपिक पे पूरी डेप्थ में जाने की, ताकि आपके व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को एक अच्छी नॉलेज मिल सके। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक तो आपने जैसा पूछा मेरे बारे में, तो मैं वैसे एक मैथ्स टीचर रही हूँ, बहुत ही लॉजिकल बैकग्राउंड रहा है। साइंस स्टूडेंट थी और मैंने मोर देन 25 ईयर्स मैथ्स ही पढ़ाया है। अभी भी मैं बच्चों को पढ़ा लेती हूँ मैथ्स, मतलब जो मेरे पास, मतलब ऑफिशियली अब मैंने बंद कर दिया, बट जो भी आता है डाउट लेके तो मैं मैथ्स टीच करती हूँ। तो मैं ना बड़ी लॉजिकल रही हूँ हर चीज में। मतलब किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करना कि अगर ये ऐसा उपाय है या ये चीज कर देना, वो चीज थोड़ा सा मुझसे हो नहीं पाता था। हर चीज के पीछे ना लॉजिकल मुझे रीजन चाहिए। तो न्यूमेरोलॉजी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, नंबर्स बेसिकली अट्रैक्ट करते थे। गाड़ी भी जा रही है ना तो मैं उसका टोटल नंबर का करती रहती थी। एंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स मुझे इंटरेस्ट था। तब ये सब टर्म्स तो नहीं पता थी ऑकल्ट, बट जोडिएक साइन जो लिंडा गुडमैन की बुक आती थी वो वाली पढ़ना, और कुछ ना कुछ जहां से भी हस्तरेखा विज्ञान बुक पढ़ना। तो इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहा है। अब जब ये कोरोना टाइम आया और घर पे आपको पता ही है कि सब लोग बैठे हुए थे और किसी ना किसी तरह सबने अपने उस टाइम को किसी ना किसी लर्निंग में यूज किया। तो उस टाइम पे टैरो रीडिंग से मैं वैसे बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्ट होती थी, और मुझे लगा कि मुझे ये सीखनी चाहिए अब पूरी तरह से, मतलब प्रोफेशनली मुझे इसको सीखना है, इसकी डेप्थ में जाना है और कैसे वर्क करते हैं कार्ड्स। तब मैंने 2020 से टैरो रीडिंग का मैंने पहले खुद प्रोफेशनल कोर्स किया, और अब भी मुझे रीडिंग करते हुए 5 साल हो गए हैं। और अब तो मैं खुद भी मतलब टैरो स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ काफी। 2 साल से मतलब मैं स्टूडेंट्स को टीच भी कर रही हूँ टैरो रीडिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आप देख सकते हो कि आज की डेट में कितनी पॉपुलर ब्रांच है ये ऑकल्ट की, टैरो रीडिंग। जी जी, और आपकी जो 5 साल की टैरो जर्नी है, मैं बिल्कुल इस उम्मीद में हूं कि हम अब हमारे व्यूअर्स को वो 5 साल का एक्सपीरियंस हमारे पॉडकास्ट के थ्रू जरूर दे पाएंगे। यहाँ पर एक चीज मैं हाँ यहाँ जी पर ऐड करता हूँ कि हम अभी तक जो सोचते थे, जो लोग मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट फील्ड के बाहर से हैं जो इनको देखते हैं, वो शायद ये सोचते हैं कि ये सिर्फ विश्वास पर ही चलता है, सिर्फ परसेप्शन पर ही ये पूरी चीजें चलती है। लेकिन अभी तक मैं जो भी गेस्ट से मिला हूँ, एक मेरे गेस्ट हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जो यहाँ जी पॉडकास्ट में स्पीकर हैं। वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आप खुद एक मैथ्स की टीचर हैं, मैं जी। खुद एक हाईली एजुकेटेड, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम ओके। सभी एक हाईली एजुकेटेड सोसाइटी से आकर, एक हाईली एजुकेटेड बैकग्राउंड से आकर, एंड देन वी आर गेटिंग इन टू द ऑकल्ट फील्ड, वी आर गेटिंग इन टू द स्पिरिचुअलिटी, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हैं या हम न्यूमरोलॉजी में जा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक अंधविश्वास का विषय नहीं हो सकता है, एक ऐसा विषय नहीं हो सकता है जहां पर सिर्फ आप लोगों को कुछ भी कह दें और उसे एक सीडो साइंस की तरह समझ लिया जाए। जब हम चाहे जी एस्ट्रोलॉजी की बात करें या न्यूमरोलॉजी की बात करें, ये एक काफी इनडेप्थ साइंस की तरह काम करता है। जब हम इसको डीप में घुसते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं, इसको समझते हैं, तब ये चीजें हमें रियलाइज होती है।
तो जी आपकी जो जर्नी है फ्रॉम अ मैथ टीचर टू अ टैरो टीचर, ये जी। कितने टाइम पीरियड में शिफ्ट हुई? एंड क्या सिर्फ कोविड ही एक रीजन था आपके टैरो रीडर की तरफ जाने का, या अगर कोविड नहीं नहीं नहीं। आता तो भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते? आपका इस पर क्या ओपिनियन है? जी, कोविड के थ्रू बस आप ये कह सकते हो, देखो उससे पहले क्या था ना, आपको जितने भी कोर्सेस मिलते थे सब कुछ ऑफलाइन होता था। सबसे बड़ा डिफरेंस कोविड के बाद ये आया है, अगर आपका मन भी है टैरो सीखने का, फॉर एग्जाम्पल अभी हम इस वक्त घर पे बैठ के बात कर रहे हैं, आप और मैं, आप कहाँ बैठे हैं मैं कहाँ बैठी हूँ, कैसे पॉसिबल हो पा रहा है ये? थ्रू दिस जूम मीटिंग। तो आपने देखा होगा कि कोविड टाइम पे जूम मीटिंग कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हुआ, क्यों? क्योंकि सारे स्कूल्स बंद हो गए थे 2 साल के लिए। तो जूम मीटिंग ने और ये हमारी टेक्नोलॉजी ने उन लोगों की हेल्प की जो ये चीज करना तो बहुत साल से चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी। क्योंकि टाइम, अब रात को तो कोई जा नहीं पाएगा ना भाग के सीखने, और दिन में सब लोग अपने अपने करियर्स में बिजी हैं, टाइम नहीं है। अभी तो टेक्नोलॉजी की वजह से आप किसी टाइम पे भी यू कैन लर्न एट योर ओन पेस। तो उसका भी एक बड़ा, बहुत बड़ा रोल रहा। कॉलिंग मुझे शुरू से रही, देखो नाम जैसे अभी आपने बोला ना कि ये एक लॉजिकल चीज है, हाईली एजुकेटेड पीपल भी इस फील्ड की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? नाम ही ओकल्ट साइंस है, ये भी एक साइंस ही है, इसको हमें समझना है। सालों से, हजारों सालों से ये ओकल्ट, ओकल्ट मींस मिस्ट्री, रहस्य, जो चीज रहस्य है, पहले इस चीज को बहुत रहस्य में रखा गया ना। मतलब क्या होता था, ये नॉलेज थ्रू वर्ड ऑफ माउथ जाती थी। जैसे मैं हूं, मैं मुझे अपना कोई फॉलोवर लगा, मुझे लगा कि हाँ वो बंदा वर्थ इट है, तब ये प्रोफेशनल चीज नहीं होती थी ना। लोग सोचते थे कि भैया मेरा, मैं हूँ गुरु और मैं एक ऐसे स्टूडेंट को इसकी नॉलेज देके जाऊंगी जो मेरी इस नॉलेज से लोगों का भला कर पाएगा। सो दैट इज वाई बहुत सालों तक ये नॉलेज सीक्रेट रही, सीक्रेट रही। एंड नाउ थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू एक्सेसिबिलिटी और कंफर्ट ऑफ लर्निंग एट होम, इसने इस चीज को आसान कर दिया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कोविड टाइम ने इस चीज को ट्रिगर कर दिया, जो एक इच्छा मेरे मन में सालों से थी, मुझे एक मौका दिया। क्योंकि उस कोविड टाइम ने लोगों को टाइम दिया टू इंट्रोस्पेक्ट। उससे पहले कि आप लाइफ याद करोगे ना, एक भागती दौड़ती जिंदगी है, लोगों के पास टाइम नहीं है, नहीं निकाल पा रहे थे हम लोग। तो शायद उस टाइम ने हमें एहसास कराया कि भागने से कुछ नहीं होगा, वी नीड टू स्टॉप एंड टू लर्न वट एवर वी वॉन्ट टू लर्न। तो बस ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई टैरो की। जी बिल्कुल। तो डिजिटल जो स्विच हुआ है ये काफी तरह से हेल्पफुल हमको देखने को मिला है। कई चीजों को ये जी। ट्रिगर भी किया है जहाँ से हम हमारी लर्निंग को बहुत ज्यादा इजी एक्सेसिबल बना पा रहे हैं। उसी तरह की हाँ लर्निंग जी। इजी हम हमारे पॉडकास्ट के थ्रू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हमारी कोशिश है कि हम हर टॉपिक को बहुत ही इन डेप्थ में हमारे व्यूअर्स को समझाएं, और वो भी इस चीज को अगर इन डेप्थ फिर आगे सीखना चाहते हैं तो वे आप जैसे टीचर्स के साथ कनेक्ट होकर के इसको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। राइट। जी तो टैरो की जर्नी को हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर माइंड में आए तो टैरो कार्ड्स हम बोलते हैं। हम पहले हम्म। ताश खेला करते थे, कार्ड्स पत्ते खेला करते थे। राइट। तो जी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? क्या ये एक खेल ही था, सिर्फ टैरो कार्ड से कुछ लोग ताश खेल रहे थे, इस तरह की चीज है? और क्या हम नॉर्मल एग्जैक्टली। कार्ड से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, या फिर एक अलग तरह के कुछ अलग फॉर्म्स होते हैं टैरो कार्ड के, उनकी नीड पड़ती है? आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, ये बात आपने जो बोली ना कि जैसे हम एक नॉर्मल ताश खेला करते थे, टैरो कार्ड्स का ओरिजिन, मतलब इसकी कुछ फिक्स हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसकी शुरुआत इजिप्ट से हुई, कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो इटली से हुआ। इटली में रॉयल फैमिली की जो लेडीज थी ना, वो टैरो कार्ड्स को यूज करती थी एज अ टाइम पास गेम की तरह। मतलब इसकी शुरुआत जैसे ताश होती है ना, गेम की तरह ही शुरुआत हुई थी। फिर वहां से ये ट्रैवल होते हुए इटली के बाद फ्रांस में गए। फ्रांस में इसके अंदर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब पिक्चर्स और इंट्रोड्यूस की गई। इसके अंदर पहले सिर्फ 4 सूट्स के कार्ड थे, फिर 22 मेजर आर्काना कार्ड्स भी डाले गए। वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में ब्रीफ दूंगी, कार्ड्स का जो डिस्क्रिप्शन है। तो बेसिकली धीरे धीरे फिर उसको फॉर्च्यून टेलिंग में यूज किया जाने लगा। मतलब जैसे हिस्ट्री अगर हम देखें तो शुरुआत इसकी भी एज अ गेम ही हुई थी, कि टाइम पास के लिए रॉयल फैमिली की जो लेडीज है ना, जैसे राजकुमार रानियां, वो लोग खेला करते थे, इनको यूज करते थे टैरो कार्ड्स को एज अ गेम ऑफ टाइम पास। पर धीरे धीरे ये फॉर्च्यून टेलिंग में यूज किया जाने लगा। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये लगती है ना कि जब हम किसी को जानते नहीं है और वो हमारे पास आया और उसने अपना सिर्फ क्वेश्चन बताया,
वो सुन के जब हम टैरो कार्ड्स स्प्रेड करते हैं इंटेंशन से, एंड वट एवर हम उसको बोलते हैं ना कि क्या ऐसा कुछ हुआ था, और वो एग्री करता है, इट इज सो वंडरफुल और इतनी स्पेशल, मतलब आप बोल सकते हो ये फील्ड है कि आपको बहुत छोटे में, मतलब कार्ड्स स्प्रेड करके आप जान सकते हो कि अगर सपोज आपके पास ही कोई, आपके मन में डाउट है ना कि वो पर्सन मुझे ऐसा कह रहा है, तो क्या पर्सन वो जेन्युइन है। तो हम और ब्रांचेस ऑफ अकल्ट में जाएंगे, तो हमें पहले उस बंदे की पूरी हॉरोस्कोप चाहिए होगा, या एटलीस्ट उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, उसका न्यूमेरोलॉजिकल एनालिसिस करने के लिए। यहाँ पे आप एक पर्सन का नाम जान के, इंटेंशन डाल के आप ये भी बता सकते हो कि वो पर्सन एक्चुअली कैसा है, मतलब द पर्सन इज फेक और द पर्सन इज रियल। दैट्स व्हाई टैरो इज सो पॉपुलर दीज डेज, क्योंकि आपको पता है कि आज की दुनिया में आपको यही नहीं पता कि जिससे आप बात कर रहे हैं या जो पर्सन आपके साथ है वो आपका अपना भी है या आपको धोखा दे रहा है। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस भी लोग लेके आते हैं, दे आर मैक्सिमम यंगस्टर्स, यंग बच्चे हैं, लव अफेयर्स में हैं, उनको ये नहीं पता कि उनका पार्टनर रियल है या फेक है। तो ऐसे लोग जो आजकल यंगस्टर्स हैं, जिनके पास कोई इंसान नहीं है जिससे वो बात कर सके दिल की, घर में पेरेंट्स से तो देखो ये चीजें डिस्कस की नहीं जाएंगी, दोस्त और फैमिलीज बहुत सिकुड़ गई हैं आज के टाइम पे, और आपको पता भी नहीं है किस पे ट्रस्ट करना है। तो उन लोगों को हम टैरो रीडर्स ना सिर्फ एक गाइडेंस देते हैं, बट एक टैरो रीडर का काम उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो दैट इज हाउ वाई टैरो इज सो पॉपुलर डीज डेज। और आप देखोगे ना, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो टैरो को एज अ टूल यूज कर रहे हैं टू हेल्प देयर क्लाइंट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे वही लॉजिक की बात आ गई कि अगर वो लोग इस चीज का कनेक्शन बना पा रहे हैं, तभी तो वो उसको यूज कर पा रहे हैं ना अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। सो दैट इज हाउ टैरो है। तो शुरू ये एक गेम की तरह ही हुआ था, और धीरे धीरे इसको फॉर्च्यून टेलिंग के लिए, लोगों का कैरेक्टर जानने के लिए, यहाँ पे कैरेक्टर से मेरा मतलब नेगेटिव वे में नहीं है, मतलब एज अ होल एक पर्सन का एनालिसिस करने के लिए कि वो पर्सन किस तरह का है वहां पे। एंड समटाइम्स वी डू गेट स्टक इन डिलेमास इन आवर लाइफ। डिलेमास का मतलब है कि आपके पास दो ऑप्शन है कि मेरे लिए ये जॉब ठीक है या ये जॉब ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो, आपको दोनों ही बेटर लग रही हैं, देन ऑल्सो वी मे मेक यूज ऑफ आर टैरो कार्ड्स टू गेट अ गाइडेंस कि अभी इस डिलेमा में, इस क्रॉस रोड वाली सिचुएशन में वेयर शुड आई गो। सो दैट इज व्हाई टैरो इज सो पॉपुलर दीज डेज। तो आपके अभी तक के कैरियर को अगर सम अप हम करें, तो पांच जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस है, जो नॉर्मली आप देखोगे कि मैक्सिमम आदमी आकर के पूछता है, तो वो पांच क्वेश्चंस क्या रहते हैं? सबसे टॉप पे नंबर वन क्वेश्चन, चाहे अनमेरिड पर्सन हो चाहे मैरिड पर्सन हो, मोस्ट टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन रहता है वो ये है कि कोई मेल आएगा या फीमेल आएगा, उस पर्टिकुलर पर्सन की मेरे लिए करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग मतलब अभी वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। सबसे नंबर वन पे ये है, मतलब आप नंबर वन में भी ये मान लो कि 90% क्वेश्चन यही होता है कि उस पर्सन की मेरे लिए फीलिंग क्या है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड होगा, क्या मेरा पर्सन मुझे धोखा दे रहा है, मतलब इसी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन कि वो मेरे पर्सन की मेरे लिए इंटेंशंस क्या है। ये तीसरा क्वेश्चन करियर के लिए आता है, वही जैसे मैंने आपको बताया कि समटाइम्स पर्संस आर एट क्रॉस रोड्स, वो पूछते हैं कि मैम मेरे लिए ये करियर ऑप्शन बेटर रहेगा या ये बेटर रहेगा, या आपको क्या लगता है कि मेरे लिए विच ऑफ द कंपनी इज बेस्ट फॉर मी। तो ये वाला क्वेश्चन के लिए भी लोग आते हैं। एंड जैसे चॉइस की बात की, इसमें ये लोग ये भी ले आते हैं, जैसे दो अरेंज मैरिज प्रपोजल है, तो इनमें से विच ऑप्शन विल बी द बेस्ट वन फॉर मी। ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी लोग मेरे पास आते हैं। एंड देन गाइडेंस, गाइडेंस का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टैरो में। जैसे और ब्रांचेस ऑफ ऑकल्ट में, अगर आप न्यूमेरोलॉजी में जाओगे, आप एस्ट्रोलॉजी में जाओगे, जब भी क्लाइंट आपके पास आता है, आप क्या करते हो, सबसे पहले उसका कुंडली एनालिसिस और न्यूमेरोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। फिर आपको अगर समझ आता है कि अभी इस पर्टिकुलर प्लैनेट की वजह से इस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो देख के आप उनको रेमेडी देते हो कि आपको ये रेमेडी करनी है। टैरो सिंस इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इसमें ना रेमेडी का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें क्या होता है, गाइडेंस। गाइडेंस मतलब हमारे कार्ड्स हमें बताएंगे कि अभी आपको कैसे प्रोसीड करना है। जैसे आपने बोला मुझसे, सपोज कीजिए आपने मुझे कहा मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा पर्सन मुझसे नाराज है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए गाइडेंस क्या है। तो हमारे टैरो कार्ड्स हमें आंसर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सिनेरियो में मुझे मेरा टैरो कार्ड बोल रहा है, मुझे दिखा रहा है कि ये जो पर्सन मेरे पास आए हैं, इनका खुद का वे ऑफ टॉकिंग ही ऐसा है कि वो पर्सन इससे नाराज रहता है। तो मैं उसको बोलूंगी गाइडेंस देके कि
यू नीड टू कंट्रोल योर वे ऑफ स्पीकिंग। आपका बोलने का तरीका ही आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल है, और आपको उसका ध्यान देना है। तो दैट इज हाउ। अब कई बार ऐसा होता है ना, हर इंसान को खुद तो वो सही लगता है, पर जब हम किसी इंसान को एक आईना दिखाते हैं या उसको सच बताते हैं, क्योंकि हम तो न्यूट्रल हैं, हमें तो सिनेरियो पता नहीं है। अगर मैं उसको बोलूंगी कि देखो तुम जिस तरह से उससे बात करते हो, दैट इज द मेन ऑब्स्टिकल इन योर रिलेशनशिप, तो हम उसको वो बताते हैं और वो पर्सन उस पर वर्क करता है, तो काफी हद तक उसको हेल्प आउट कर पाते हैं। तो जो आपको जैसे मैंने बताया, सबसे कॉमन मोर देन 90% क्वेश्चन यही रहता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की मेरे लिए फीलिंग क्या है। टैरो के लिए मोस्टली लोग किसी के मन में क्या चल रहा है, पर्सन जेन्युइन है या नहीं है, या मुझे इन ऑप्शंस में से क्या लेना चाहिए, ऐसी क्वेरीज लेके आते हैं ज्यादातर। तो इसको अगर हम तीन कैटेगरीज में सम अप करें, तो पहला है कैरियर, दूसरा है जी। रिलेशनशिप, और तीसरा है जी। जनरल गाइडेंसेस। राइट। जी। तो मेजरली इसी तीन कैटेगरी में हम टैरो को समझते हैं। तो ये जी। तीनों जो चीजें हैं, ये हम अगर बोलें तो मटेरियल पर्सपेक्टिव से हैं, कि मटेरियली ये चीज सामने वाला जानना चाहता है। जी। अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, तो जी। हाउ डज टैरो हेल्प्स यू इन बीइंग स्पिरिचुअल? टैरो किस तरह से आपकी हेल्प करता है, और क्या टैरो का कोई रोल है हमारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड? देखो, टैरो टैरो रीडर्स को बहुत अच्छा हेल्प करता है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने में। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये एक डिवाइन फील्ड है, दैविक फील्ड है। कार्ड्स वही हैं, वही 78 कार्ड है। अब मैं उसको शफल करके आंसर दे रही हूँ, कोई और पर्सन भी कर रहा होगा, फिर और भी कोई कर रहा होगा। तो अगर कोई इंसान सोचे, मीनिंग्स तो वही है कार्ड के, बट हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग देम यूजिंग योर साइकिक पावर कह लो, या आपकी जो इंट्यूशन पावर है, आपकी गट फीलिंग है। तो जो अच्छे टैरो रीडर्स होंगे, अच्छे टैरो रीडर होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई बहुत ज्यादा स्पेशल पावर्स भगवान ने देके भेजा है। अच्छे टैरो रीडर का मतलब है इफ यू आर कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने का मतलब है कि अगर आपका एक लाइफस्टाइल ऐसा है, आप सात्विक हो, सात्विक इन द सेंस आपकी डाइट सात्विक है, आप एक अच्छा रूटीन फॉलो करते हो, आपका रूटीन है डेली पूजा पाठ करना है आपको जो आपका है, और रोज मंत्र जाप जो भी आपने मंत्र फॉलो किया है वो आप करते हो, तो क्या होता है ना कि आपके अंदर से आप अपने आप को बदल रहे हो। और जब आप ऐसे पर्सन, जो स्पिरिचुअल पर्सन होगा, वो सामने वाले के लिए जब रीडिंग करना शुरू करता है ना, तो धीरे धीरे उसको यूनिवर्स, या आप कह सकते हैं वो जो डिवाइन पावर है ना, गाइड करती चली जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपनी नॉलेज को यूज कर रहे हो टू गाइड अदर्स। तो मैंने खुद ये ग्रोथ देखी है अपने अंदर ये 5 सालों में। जो पर्सन मैं आज से 5 साल पहले थी, वो अब मैं नहीं हूँ। मतलब अब लगता है ना कि बिल्कुल चेंज हो गई हूँ, एक हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे पहुंच गई हूँ, एक ऐसी जगह पहुंच गई हूँ व्हेन आई एम एट पीस विद माई सेल्फ। मतलब दुनिया में कुछ ऐसा नहीं रखा, अपना शांति से रहो। और मन में शांति रख के जब हम किसी के लिए पूरे इंटेंशन डाल के जब हम उसको गाइडेंस देते हैं ना, तो हम और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते चले जाते हैं। तो डेफिनेटली टैरो हैज हेल्प मी अ लॉट इन कनेक्टिंग मी टू द हायर डिवाइन पावर। तो जो टैरो रीडर्स है बेसिकली, वो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते जाते हैं, और डिवाइन के साथ उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है विद टाइम। और जी। एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है ना, जब आपके पास देखिए कोई क्लाइंट आया है और आपने उसको इस तरह से काउंसिल भी करके भेजा है। क्योंकि कई बार देखो ऐसी सिचुएशंस भी आती है जब लोग ना सुसाइडल थॉट्स लेके आपके पास आते हैं, होपलेस होते हैं बिल्कुल कि मैम मेरे को सब, और ना उस वक्त उनको समझ नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, एक केस मेरे पास आया था, लाइक द पर्सन वॉज इन लव विद समवन एल्स, और मुझे कार्ड से दिख गया कि वो पर्सन इनको बैकस्टेप करके जा चुका है। और मैंने उसको हिंट दिया, पर द पर्सन वॉज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब दैट थिंग। अभी वो उसको अगर मैं बोलती डायरेक्टली कि भैया वो तो चला गया वापस नहीं आएगा, तो वो पता नहीं क्या कर लेती वो पर्सन अपने साथ। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको बोला गया कि ठीक है, मुझे नहीं लगता ये चीज होगी, बट लेट्स वेट फॉर सम टाइम। आप एक काम करो, रोज मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर आती है। एंड इस टाइम पीरियड में 1-2 महीने में मैं उसको किसी तरह कन्विंस करती गई कि लाइफ इज मच मोर देन दिस थिंग। तो हमारा ना रोल एज अ टैरो रीडर सिर्फ प्रिडिक्शन करना ही नहीं होता, क्योंकि कई बार हमें क्लैरिटी मिल भी जाती है ना, सामने वाला उस पर्टिकुलर लेवल पे होता नहीं है कि वो सच को स्वीकार कर पाए। तो हमें बहुत ही, मतलब आप मैनिपुलेटिव नहीं कह सकते हम इसको, पर बहुत ही कामली हमें धीरे धीरे सामने वाले को कई बार सच दिखाना पड़ता है। एंड सम पीपल आर स्ट्रेट अवे दे कैन अब्सॉर्ब। आप वो कहेंगे कि मैम सीधा बता दो कुछ ऐसा है या नहीं है।
तो दैट इज हाउ इट गोज, क्योंकि रीडिंग करवाने या कंसल्टेशन लेने तो आपके पास कोई तभी आएगा ना जब वो परेशान होगा। तो इस चीज को ध्यान में रख के वी डू रीडिंग्स। और वही बात है कि जब आप किसी को सही रास्ता दिखाओगे तो एक खुद अंदर से भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है ना, कि मैंने एटलीस्ट किसी को एक पर्सन को हेल्प कर दी। सो दैट इज हाउ इट गोज। बिल्कुल। और बीच में आपने एक वर्ड बोला, इंट्यूशन। और जब हम हाँ आज जी। टैरो कार्ड को सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ हमारे पूरे डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले। जी। दो पर्सन है, एक पर्सन जिसका इंट्यूशन काफी अच्छा है, डे वन पर वो आपके जी। पास आया है। एक पर्सन जिसका इंट्यूशन अच्छा नहीं है, वो कंप्लीटली लॉजिकली हर चीज को सोचता है, हर चीज को प्रैक्टिकली सोचता है, और जी। इंट्यूटिवनेस उसके अंदर नहीं है बहुत ज्यादा। तो जी। इन दोनों को जब आप टैरो सिखा रहे हैं, तो दोनों में जी। क्या डिफरेंस आप देखेंगे, किस तरह से आप सेकंड पर्सन को, जिसके अंदर इंट्यूशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, उसको किस तरह से गाइड करेंगे? क्योंकि जिसके अंदर इंट्यूशन अच्छा है वो तो इजीली कनेक्ट जी। हो ही जाएगा, बट जिसके अंदर इंट्यूशन ज्यादा नहीं है और वो सीखना चाहता है, तो उसको किस तरह से जी। गाइड करेंगे? देखिए, वो भी बहुत अच्छे से कर सकता है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। अगर वो पर्सन लॉजिकल है, उसमें लर्निंग करने की इच्छा है, मतलब ही वॉन्ट्स टू लर्न, तो वो बहुत अच्छा कर लेगा। रीजन, हमारे जो टैरो कार्ड्स है ना, वो अपने आप में ही हर चीज की कहानी कहते हैं। मतलब आप कोई भी टैरो कार्ड देखोगे ना, मतलब मेरा क्या, ये नॉर्मल लर्निंग का तरीका भी है। क्या तरीका होता है? जब भी हम टैरो कार्ड देखते हैं, हम उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, तो वहां पे हम न्यूमेरोलॉजी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसके ऊपर अलग अलग कलर्स होते हैं, वहां पे हम कलर थेरेपी कह लो, या कलर्स की जो थ्योरी है, कि अब एक जनरल बात है, हमें पता है ना, जहां ब्लैक दिखेगा, ये जनरल रहता है सब जगह, जहां ब्लैक दिखेगा वी टॉक ऑफ समथिंग नेगेटिव या डार्क एनर्जी की हम बात करते हैं। व्हाइट दिखेगा आपको, पीस कामनेस दिखेगी। येलो है तो ऑप्टिमिज्म दिखेगा। तो सेम गोज हियर ऑल्सो। हर कार्ड में अलग अलग कलर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग सिनेरियो को। ब्लैक कार्ड देखते ही आप समझ जाओगे कि हाँ, यहाँ कुछ नेगेटिव या डार्क बात हो रही है, कुछ समथिंग इज नेगेटिव यहाँ पे। जैसे ही आपको व्हाइट दिखेगा, आप कामनेस समझ जाओगे। येलो कलर देखोगे, आप समझ जाओगे यहाँ कुछ पॉजिटिव है, ये कार्ड तो पक्का पॉजिटिव है। रेड जहां क्लोथ्स दिखेंगे या सिनेरियो दिखेगा, तो आप समझोगे हाईली एनर्जेटिक या लव की बात हो रही है। तो जो टैरो का, तो अगर लॉजिकल पर्सन भी आएगा, अगर उसने ग्रैस्प करने की इच्छा लेके आया है, और विद टाइम एंड एक्सपीरियंस वो भी उस लेवल तक पहुंच जाएगा जो एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन कर सकता है। तो इसीलिए टैरो के लिए आपको कुछ अलग साइकिक पावर्स या स्पेशल पावर्स आपके अंदर होनी जरूरत नहीं है। आपके लिए जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा सीखने की इच्छा एंड कंसिस्टेंसी से आपको काम करना, मतलब कंसिस्टेंसी से आपको रीडिंग करनी है। क्योंकि विद एक्सपीरियंस जितना आप लोगों की रीडिंग्स करते चले जाओगे, आपको एक्सपीरियंस से समझ आता चला जाएगा कि अच्छा, अगर ये कार्ड आ रहा है इसके साथ, तो इसका लॉजिक एक स्टोरी टेलिंग की तरह बनते हैं कार्ड्स। एक्चुअली सिंगल स्प्रेड नहीं करते वहां पे। फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, कोई लव का क्वेश्चन लेके आया है, तो वहां पे मैं जनरली 6 कार्ड्स का एक स्प्रेड कर लेती हूँ। उसमें क्या होता है कि मैं ये देखती हूँ कि अभी अभी उसने तो मुझसे सिर्फ ये पूछा कि उस पर्सन की मेरे लिए क्या फीलिंग है। मैं 6 कार्ड्स का स्प्रेड करती हूँ खुद के लिए। क्यों? पहला क्वेश्चन मैं निकालूंगी, कार्ड जो निकालूंगी, कि अभी इनके रिलेशनशिप का करंट सिनेरियो क्या है। फिर मैं देखूंगी कि ये जो पर्सन मेरे पास आया है, ये खुद अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। देन जो उसका क्वेश्चन है कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मैंने निकाला। फिर मैं ऑब्स्टिकल देखूंगी कि इनके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल क्या है। फिर ओवरऑल आउटकम क्या होगा, कि इन दोनों का एक्चुअल में क्या होगा आगे, एंड देन मुझे गाइडेंस क्या देनी चाहिए। सो द पॉइंट इज, जब मैं ऐसे 6 कार्ड्स निकालती हूँ ना, तो एक एग्जांपल है 6 कार्ड का, स्प्रेड बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। तो मैं जब निकालती हूँ तो मुझे पूरी स्टोरी में पता चल जाती है। क्योंकि जो बंदा मेरे पास आया है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, वो मुझे जो बता रहा है मैं तो वही समझूंगी ना। पर उस कार्ड्स की जो स्टोरी है ना, उससे मुझे सारा सिनेरियो समझ आ जाता है कि अभी ये चल रहा है। ये बंदी या बंदा एक्चुअली इसके बारे में ये सोचता है, और उसका पार्टनर उसके बारे में ये सोच रहा है। ऑब्स्टिकल, अब कई बार ऑब्स्टिकल मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। फिर मैं बोल दूंगी कि कुछ ऐसा हो रहा है, क्या बात ज्यादा नहीं हो रही है। तो कई बार ना ऐसा होता है ना सिनेरियो में, कि
प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती, पर इंसान समझ ही नहीं पा रहा होता कि एक्चुअल सिनेरियो है क्या। उसने मुझे आके बोला कि भाई देखना उसकी करंट फीलिंग क्या है, मुझसे ठीक से बात नहीं करता। अब अगर ऐसे में मैं ऑब्स्टिकल ना निकालती तो मुझे तो रीजन भी ना पता चलता ना कि क्या है, मैं तो सिर्फ उसकी फीलिंग देख के बता रही हूँ। तो इसीलिए टैरो में डिफरेंट टाइप के स्प्रेड करके एक पूरी स्टोरी बन जाती है। पूरा हमें थोड़ा पुराना सिनेरियो, पुराना यानी पास्ट सिनेरियो हम इसलिए निकालते हैं टू गेट अ बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड क्या था। ये तो मुझे बोल रही है कि आज ये सिचुएशन है, पर पहले हुआ क्या था एक्चुअली। तो बैकग्राउंड जानने के लिए प्रेजेंट सिनेरियो एंड देन फ्यूचर में क्या होगा, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाएगा। अब सपोज मुझे फ्यूचर आउटकम प्रॉमिसिंग ही दिख रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। तो उस तरह से हम गाइड कर देते हैं। सो दैट इज हाउ इट गोस। बिल्कुल। तो जब भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई पर्सन आया टैरो रीडिंग कराने के लिए और उसने आपसे झूठ बोला, फॉर एग्जाम्पल हाँ। आपके पास आया और बोलता है कि आप बताओ मेरी शादी कब होगी, हाँ और जी। जब आप टैरो रीडिंग खत्म पूरी कर देते हो फिर वो बोलता है कि आपकी जो प्रेडिक्शन है वो अलग है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। ऐसा कभी सीन होते हैं ऐसे। और किस हिसाब हुआ से है। कभी एक लाइव हाँ जी। बता पाएंगे कि क्या आप जब भी रीडिंग कर रहे हैं तो क्या हम पहले से ये पता कर पाते हैं कि क्या ये अभी मैरिड है या मैरिड नहीं है, किस तरह से हम इस सिचुएशन को देखते हैं? देखो कई बार यही मैं आपको बोल रही हूँ, कई बार जैसे आता है ना, शुरू शुरू में मेरे साथ क्या होता था कि आपसे किसी ने पूछा मेरी शादी कब तक होगी। अब देखो शादी ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ऑफिशियली फेरे ले लेना या शादी के रिचुअल्स पढ़ लेना एक शादी नहीं है। अगर आप किसी भी पार्टनर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल भी कर रहे हो, तो भी तो वो कहीं ना कहीं वही एनर्जी देगा ना, कि देयर इज सम फेमिनिन एनर्जी और मेल एनर्जी अराउंड यू। तो अगर किसी ने मुझसे आके पूछा, शुरू शुरू में मेरे साथ ऐसा हुआ था, तब आई वॉज नॉट वेरी प्रैक्टिकल कि किस तरह रीडिंग करनी है। तो ऐसा ही हुआ, क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा मेरी शादी कब तक होगी, तो मुझे दिखा कि इस साल इस पर्सन की शादी हो जाएगी। तो मैंने उसको बोला कि आपकी शादी तो बस इस साल ही हो जाएगी, ज्यादा टाइम भी नहीं, आई थिंक 4-5 मंथ्स में हो जाएगी। एंड देन ही सेड कि यू आर लाइंग, आई एम ऑलरेडी मैरिड। तो मैंने उसको बोला कि देखो तुम शादीशुदा हो, पर मुझे तुम्हारे कार्ड्स बता रहे हैं कि देर इज सम फेमिनिन एनर्जी स्टिल अराउंड यू। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो देखो ये चीज ठीक नहीं है, आपको रिलेशनशिप में ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो पर्सन भाग गया, मतलब फटाफट से। वाई? बिकॉज उसको ये उम्मीद नहीं थी ना कि उसकी ये चीज पकड़ी जाएगी। बट लोग ऐसे करते हैं, कई बार बच्चे होंगे दो और फिर भी जानबूझ के पूछेंगे कि मेरी शादी कब होगी, फिर बोलेंगे आगे से कि आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरे तो 2 बच्चे भी हैं। तो विद द टाइम मुझे अब ना सामने वाले के एनर्जी से समझ आ जाता है कि द पर्सन इज लाइंग, या फिर वो पर्सन हमें सिर्फ टेस्ट करने आया है, या वो सच बोल रहा है। तो हम कैच कर लेते हैं उस चीज को रीडिंग में अपनी। तो अभी अगर हम टैरो को सीखने की कोशिश करें तो पहला क्वेश्चन आएगा कि टैरो कार्ड्स होते हैं, ठीक है। हम हम्म। जब बचपन में ताश खेला करते थे तो उसमें 52 कार्ड्स हुआ करते थे। और जी। कार्ड्स भी कैसे होते थे, चार उसमें तरह के होते थे। हम अगर बोले तो पान बोलते थे, ईंट बोलते थे, ठीक है, हुक्म बोलते थे और चिड़ी जी। बोलते थे। तो टैरो कार्ड्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, क्या इसी तरह के चार तरह के इसमें सूट्स होते हैं, किस तरह से पूरा टैरो का स्ट्रक्चर रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप समझाइए। टोटल 78 कार्ड्स। हाँ जी। टैरो में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 78 कार्ड्स में से इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हमारे मेजर आर्काना कार्ड, और एक होते हैं हमारे माइनर आर्काना कार्ड। मेजर आर्काना कार्ड जो है उसमें 22 कार्ड्स होते हैं। टोटल 78 कार्ड, 22 मेजर आर्काना, बाकी बचे हुए 56 कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं माइनर आर्काना। जो मेजर आर्काना कार्ड है उसमें सबसे पहला कार्ड होता है कार्ड नंबर 0। यहाँ पे ना 1 से ना शुरू होके 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से लेकर 21 नंबर तक के हमारे जो कार्ड्स हैं वो मेजर आर्काना कार्ड्स कहलाते हैं। ठीक है। अब वो क्या होता है कि वो हर कार्ड, मतलब 0 से 21 जो नंबर कार्ड है ना, वो आप ये समझ लो एक जर्नी है एक इंसान की। एक बच्चे यानी फूल से उसकी जर्नी शुरू होती है। जैसे एक बच्चा दुनिया में आता है, उसको दुनिया का कुछ पता नहीं है, इमेच्योर सा होता है ना, कोई भी उसको बेवकूफ बना सकता है, किसी की भी बातों में आ सकता है, फ्रीडम लविंग होता है, अपनी मौज मस्ती में चल रहा है। तो वहां से उसकी जर्नी शुरू होती है। फिर 1 नंबर कार्ड मैजिशियन, 2 नंबर कार्ड हाई प्रिस्टेस, तो ऐसे होते होते लास्ट में द वर्ल्ड के कार्ड पे उसकी जर्नी खत्म होती है, जब समझ लो कि उसने दुनिया जीत।
तो मेजर आर्काना कार्ड हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स की बात करते हैं। मतलब अगर किसी भी रीडिंग में मेजर आर्काना कार्ड आता है तो हम कहते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है दैट वुड बी लॉन्ग टर्म। जो माइनर आर्काना कार्ड होते हैं वो काफी हद तक, जैसे आपने बोला ना, चार सूट्स हमारे नॉर्मल कार्ड्स में होते थे, प्लेइंग कार्ड में, जैसे आप बोल रहे थे पान का और डायमंड स्पेड और क्लब जो होते हैं, इसमें भी जो चार सूट्स होते हैं वो चार सूट्स होते हैं कप्स, पेंटिकल्स, वॉर्ड्स और सोड। कप कप की तरह ही बने होते हैं। कप का के जो कार्ड होते हैं वो बेसिकली इमोशंस की बात करते हैं, प्यार की, इमोशंस की बात करते हैं। जो सोड है, सोड मतलब तलवार, तलवार हमारे थॉट्स के बारे में बताती है। जो जब जब भी कभी थॉट उसका कार्ड आएगा ना सोड का, तो हम बोलेंगे ये थॉट्स के बारे में बात कर रही है, यानी हमारी ओवर थिंकिंग। क्योंकि थॉट्स जब ओवर हो जाते हैं तो ओवर थिंकिंग में ले जाते हैं। वॉन्ट्स के कार्ड होते हैं तीसरे। वॉन्ट्स मतलब एक्शन, एक्शन के कार्ड होते हैं, एक्शन पर्टिकुलरली रिलेटेड टू आवर करियर। एंड देन पेंटिकल्स यानी पैसा, पैसे के कार्ड है, मनी के कार्ड्स है। तो ये चार सूट होते हैं। अब 56 हो गए हमारे माइनर आर्काना। चार सूट है तो 14 × 4 56, यानी कि हर सूट के ना 14 14 कार्ड होते हैं। जैसे उसमें हम करते थे ना वो इक्का, फिर 2 3 4 जो नॉर्मल कार्ड्स में होता था, इसमें भी 1 से लेकर 10 तक नॉर्मल कार्ड्स होते हैं। और वहां पे आपको शायद याद होगा कि वो जैक क्वीन किंग होते थे ना जो उसमें नॉर्मल कार्ड्स में, इसमें भी ऐसे पेज यानी राजकुमार, आप उसको जैक से ऐसा समझ लो। देन नाइट यानी कि चीफ ऑफ आर्मी, जिसको सेनापति हम बोल सकते हैं। क्वीन एंड किंग, मतलब चार होते हैं हमारे कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट कार्ड्स का मतलब है जैसे राजघराने के कार्ड्स हो गए। तो टोटल जो कार्ड हो गए 22 मेजर आर्काना, 56 माइनर आर्काना, जिसमें 14 14 14 14 कार्ड्स चार सूट्स के हो गए। और उन 14 में 1 से लेकर 10 तक नॉर्मल कार्ड्स, एंड देन हमारा पेज का, नाइट का, क्वीन का एंड किंग का। तो इस तरह से ये कार्ड्स का पूरा सेटअप होता है। तो टोटल 78 कार्ड्स हमारे पास हैं जिसको हम समझते हैं, और इसके साथ ही हम रीडिंग्स करते हैं। रीडिंग्स में हम जी। देखते हैं आज के टाइम पर भी, अगर आप यूट्यूब देखोगे या इंस्टाग्राम पर जाओगे तो कई सारे टैरो रीडर्स हमको मिलते हैं और कई सारी पोस्ट हमको डेली मिलती हैं। टैरो इज जी। लाइक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है लास्ट, मुझे लगता है 10 से 15 साल में, और भी ज्यादा हाँ पॉपुलर जी। ये हो चुका है। तो इसका बेसिक रीजन क्या है इतना फास्ट पॉपुलर होने का? और लगभग हर किसी में, अगर हम मेजॉरिटी यंगस्टर्स की बात करें तो यंगस्टर्स में बहुत ही ज्यादा डिमांड में है कि उनको जब भी रीडिंग करानी है दे प्रेफर कि आप टैरो कार्ड से रीडिंग करें। अगर आप देखेंगे जी। मेरे पास भी अगर कोई आ रहा है रीडिंग करने के लिए अपने एनालिसिस के लिए, तो कुंडली के लिए वो ज्यादा पहले प्रेफर नहीं करता है, न्यूमरोलॉजी के लिए पहले प्रेफर नहीं करेगा। दे विल कम कि आप पहले एक बार टैरो से देखो कि किस तरह का करेक्ट। रिजल्ट हमको मिल सकता है। तो क्या रीजन है व्हाई इट इज बिकमिंग इतना सारा पॉपुलर? देखो इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि आपको सपोज किसी पर्सन को जानते हो, आपके बॉस है, आपका फ्रेंड है, आप किसी को बारे में भी जानते हो, आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। डेट ऑफ बर्थ पता भी है तो प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता। आपको ये चीजें नहीं पता तो आप कुंडली एनालिसिस तो नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ पता होगी, न्यूमेरोलॉजी पे भी अगर हम आते हैं तो आप एक उसका नेचर बता दोगे, ट्रेट बता दोगे। पर अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूं शिवम अभी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास और कोई ब्रांच ऑफ अकल्ट नहीं है ना जो मुझे इस चीज का आंसर दे पाए कि शिवम अभी मेरे बारे में सोच क्या रहे हैं एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं इस चीज पे। तो और तरीके हैं, वो जो प्रश्न कुंडली या पहले के जैसे जो लोग बहुत ज्ञानी हैं वो लोग बता देते थे कि अगर इस टाइम पे कोई पर्सन सोच रहा है तो इस चीज को लेके सोच रहा होगा, वो एनालिसिस कर लेते थे। बट सिंस आज के टाइम पे इतने कहते हैं ना इतने ज्ञानी या इतने महान लोग नहीं हैं हम लोग, ठीक है, तो टैरो एक टूल की तरह हेल्प करता है उन लोगों को टू गेट अ क्विक एनालिसिस ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ सिचुएशन, कि मैम कल मेरा जॉब का इंटरव्यू होने वाला है, क्या मैं क्लियर कर लूंगा। अब न्यूमेरोलॉजिस्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या देखूंगी कि बंदे का अभी टाइम कैसा चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी से मैं देखूंगी कि हाँ टाइम अच्छा है इनका, अभी करियर वरियर बढ़िया चल रहा है। पर मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी ना कि कल वाली जॉब का जो ये इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मैं कहूंगी हाँ ये टाइम पीरियड अच्छा चल रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपका काम हो जाएगा। पर मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी कि कल वो इंटरव्यू है तो वहां कैसा रहने वाला है। तो ये चीज हमें टैरो से पता चल जाती है। ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, मैम मैंने अभी फोन किया अपने पार्टनर को, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा था, आप ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास।
कि मैम मैंने उसको 4 बार फोन किया, वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या वो किसी और लड़की से बात कर रहा है या वो सो गया है? अब आप खुद सोचिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कौन सी ब्रांच ऑफ ओकल्ट देगी ना? टैरो देगी। तो लोगों के अंदर ना देखो, ये जनरेशन पता है कौन सी जनरेशन है? 2000 के बाद जो हमारी यंग जनरेशन है, ये सारे मून से इन्फ्लुएंस्ड है। आप शायद जानते होंगे क्योंकि आपको काफी नॉलेज है। 2 नंबर आपको पता है न्यूमेरोलॉजी में मून को सिंबलाइज करता है। अब मून क्या देता है हमें? ओवर थिंकिंग भी देता है, मूड स्विंग्स भी दे सकता है, हमें बार बार एक चीज को सोचना, बार बार एक चीज को लेके टेंस्ड हो जाना, ऐसी सिचुएशन भी देता है। और इन इन सब बच्चों में बोल सकती हूँ मैं, ये जो 2000 के बाद की जितनी भी जनरेशन है, इनमें 9 नंबर बाय डिफॉल्ट मिसिंग है। हमारी जो 90s की जनरेशन थी, उन सबके पास एक विल पावर थी। कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा, ठीक है वो जो सोचेगा देख लेंगे। आज की जनरेशन इज वेरी स्पेसिफिक कि मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है। मतलब उनको ना, 2 नंबर वालों को जैसे आपको बार बार मोटिवेशन देना पड़ता है, सब ठीक हो जाएगा टेंशन मत ले, तो इन लोगों को इस चीज का बड़ा टेंशन होता है कि वो ठीक हो जाएगा, क्या सोच रहा है मेरे बारे में। तो इस वजह से ये 2000 के बाद, क्योंकि आज की जनरेशन इतनी ज्यादा सोचती है किसी चीज को लेके, और टैरो बेसिकली हमें हेल्प करता है क्विकली वो आंसर फाइंड आउट करने में कि वो क्या सोच रहा है। अब भी मैंने फोन किया तो वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, मैंने उसको ये बोला तो इस बात पे अब वो क्या सोच रहा है। आप मानोगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। क्यों? क्योंकि यही जनरेशन है जो ओवर थिंकिंग वाली जनरेशन है। तो वो जो छोटे 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 क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं, उसका जवाब आपको टैरो ही दे सकता है। न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी तो यहाँ पे चल नहीं पाती इन बच्चों के जवाबों के लिए, आप बोल सकते हो। बिल्कुल। तो जेन जी वाली जो जनरेशन है, जी जी। काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं और काफी जी ज्यादा मूड स्विंग्स इनको होते हैं, इसीलिए इनको बहुत ही इजी एक्सेस चाहिए कि बहुत ही जल्दी हमको कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि इतनी सारे थॉट्स माइंड में होते हैं कि हर क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन उनको चाहिए तो कोई एक ऐसा हमको फील्ड मिल जाए जहां हमको जल्दी से सॉल्यूशन मिलता जाए। और यही टैरो कार्ड को समझने की जर्नी हम आपके साथ शुरू करेंगे आने वाले जी इस पॉडकास्ट की काफी सीरीज में, जहां हम हर कार्ड को बहुत ही डीप में समझने की कोशिश करेंगे, लोगों के साथ क्या जी प्रॉब्लम्स आती है उनको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर पॉसिबल होगा तो जो भी व्यूअर्स होंगे दे कैन आस्क देयर क्वेश्चंस लाइव आपसे, तो उसके लिए भी हम आगे जाकर के कोशिश करेंगे। फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग प्रेजेंट एंड हमको इतना अच्छे से गाइड करने के लिए कि टैरो कार्ड्स क्या है एंड किस तरह से वर्क करता है। एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिवांश, थैंक यू।